दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा। एक इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं तो जल्दी से एक फॉर्म भर दीजिए। आप एक फॉर्म अभी निकला हुआ है, अगर आपने आज कल की डेट में उसको भर दिया तो आप भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे, बशर्ते आप उसको वापस से सरेंडर करने को भी तैयार रहें, क्योंकि जिसने दिया है अधिकार उसका है उसके ऊपर। कल को अगर उसको जरूरत पड़ी तो वो आपसे ले भी सकता है। तो अगर आपको नोबेल पीस प्राइज लेना है तो एक फॉर्म भर दीजिएगा। साथ ही में ऐसे कुछ टटपुंजी भी तैयार रखिएगा, जरूरत पड़े तो वो आपके पक्ष के अंदर आवाज भी उठा सकें कि हां इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाए। ऐसे लोगों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मैं आप सबको बुला लूंगा। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। 3 देश इसके अंदर हैं। बड़ा जो जहाज आपको दिखाई दे रहा है वो है चाइना का, यह है रशिया का, ये छोटा सा ईरान का है। गरीब, अमीर और उससे अमीर, तीनों कैटेगरीज हमको दिखाई पड़ रही है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। तीनों मिलकर ब्रिक्स प्लस नेशंस के कुछ देश मिलकर साउथ अफ्रीका के पास में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? इस नेवल एक्सरसाइज को कहा जा रहा है कि विल एस्टेब्लिश अ पीस इन 2026। शांति बनाए रखने के लिए 2026 में सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका के ऑफशोर पर की जा रही है, वहां पर तट पर की जा रही है। ब्रिक्स नेशंस, वैसे तो बहुत लंबे समय से यह अवधारणा चलती हुई आ रही है और हमने भी मेंस के अंदर काफी कुछ पढ़ा है इसके बारे में। आपने भी अपने एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। मतलब आज आपकी उम्र निकल चुकी है ब्रिक्स ब्रिक्स का नाम सुनते हुए, कान दर्द कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई तोप नहीं चलाई है ब्रिक्स ने आज तक। मतलब देखिए, नाटो बना तो नाटो जब बना, सैनिक संगठन बना, और उसका नाम सुनते ही उसमें उस ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए देश जो है वो लालायत होते हैं कि हमको भी शामिल कर लो, हमको भी शामिल कर लो। यूक्रेन ने कई कोशिशें की, लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ऐसा कोई तड़पा नहीं, ना ही कोई ब्रिक्स ने बम फोड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स के जो नेशंस हैं इसके अंदर वास्तविक लीडर कौन है ये समझ में नहीं आया। जबकि नाटो के अंदर यह बात क्लियर थी कि अमेरिका हमारा लीडर है, और वो काम हमेशा सफल होता है जहां पर यह आइडेंटिफाई होता है कि हु इज लीडर। और जहां पर यह आइडेंटिफाई नहीं होता है कि कौन लीडर है तो सब बराबर होते हैं, वहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे निकलती नहीं है। आप देख लीजिएगा, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, नाटो के अंदर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ब्रिक्स के अंदर क्या हुआ? ब्रिक्स के अंदर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, तू छोटा, तू छोटा, ऐसा हुआ। इसीलिए ब्रिक्स नेशंस आज सक्सेसफुल नहीं है। ब्रिक्स अब मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कहानी शुरू हुई वेनेजुएला से। वेनेजुएला के जो तेल की कुएं थे उनको अच्छे से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया अमेरिका ने, और वहां पर बहुत सारी कंपनीज को एस्टेब्लिश कर दिया कि ठीक है, तुम यहां से तेल निकालो और इसको हम लोग बेचेंगे, क्योंकि हम लोग पूंजीवादी देश हैं भाई। हमारे ऊपर इतना कर्ज है, अमेरिका का अगर डेट निकाला जाए तो 2030 के अंदर पूरा का पूरा अमेरिका दिवालिया घोषित हो सकता है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से तो अपनी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए वेनेजुएला के ऊपर यह सारा काम किया गया। अब बात यह है कि अमेरिका से मुकाबला करने के लिए, ईरान को सपोर्ट देने के लिए रशिया और चाइना आगे आए हैं, क्योंकि अयातुल्ला खामनेई जो कि ईरान के अंदर है, पहले B2 बॉम्बर चलाकर जो GBU बॉम्ब था वो गिराया गया था ईरान के ऊपर, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, और उस समय ईरान चुपचाप बैठ गया था। वापस से खामनेई को एक अलर्ट दिया गया है कि अगर आगे से कुछ किया तो हम तुझे भी जो है उठा लेंगे, जिस तरीके से हमने उठा लिया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को। अब ईरान की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जो रजा पहलवी, जो कि 1979 का शासक था, वो अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका वापस से उसको रिप्लेस करना चाहता है अयतुल्ला खामनेई से, ताकि ईरान के जितनी भी इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो? अमेरिका का हो। इसलिए ईरान डरा हुआ है, और ईरान ने डिसीजन लिया कि हमको नेवल एक्सेस करनी चाहिए रशिया और चाइना के साथ में मिलकर, क्योंकि वो वही 2 देश हैं जो कि आज उसकी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन इंडिया शामिल नहीं हुआ। सभी देशों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ। चाइना, रशिया एंड ईरान फ्लेक्स नेवल पावर आफ्टर ट्रंप वार्न खामेनेई
वॉरशिप ठीक है डोमिनेट अफ्रीकन वाटर्स। उसके बाद में चाइना, रशिया एंड ईरान ज्वाइन साउथ अफ्रीका फॉर नेवल एक्सरसाइज। बड़ी गहरी बातें हैं। इस नेवल एक्सरसाइज का नाम रखा गया है विल फॉर पीस 2026 में शांति बनाए रखने के लिए यह नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। अब ब्रिक्स प्लस जो नेशन था, ब्रिक्स को तो आप लोग जानते हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। लेकिन कुछ समय के अंदर जब इसकी छवि धूमिल होने लगी, कोई इसका अस्तित्व नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा था, तो इनको लगा कि यार हमको कुछ देशों को और मिलाना चाहिए। इसलिए जब देशों को मिलाने की कवायद शुरू हुई तो एक नया फॉर्मेशन बन के आया जिसको ब्रिक्स प्लस कहा गया। और ब्रिक्स प्लस के अंदर इंडोनेशिया सहित साउथ अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अर्जेंटीना, ईरान और इथोपिया, ये सभी देश के अंदर आके शामिल हुए। ठीक है। अब जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है साउथ अफ्रीका के तट पर, उसके अंदर चाइना, रशिया और ईरान जो कि लीड रोल के अंदर हैं, जबकि इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ये जो देश हैं वो ऑब्जर्वरी स्टेट्स हैं, केवल देखेंगे कि कैसे सब कुछ कामकाज होता है। ये केवल देखने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। कल को जब जरूरत पड़े अमेरिका के ऊपर अटैक करने की या अमेरिका से मुकाबला करने की, तो रशिया इसको लीड करते हुए, मैं आपको पहले कह रहा हूं, रशिया लीड करते हुए, रशिया ही लीड करेगा, चाइना नहीं करेगा। चाइना लीड नहीं करेगा, रशिया लीड करेगा। और रशिया लीड करते हुए चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे सब देशों को मिलाते हुए फिर वो अटैक करेगा नाटो कंट्रीज के ऊपर या सीधा अमेरिका के ऊपर। आज जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल को, है ना, इजराइल को खोखला कर दिया, पूरा सब कुछ समेट दिया। अब वो दोबारा बोलेगा नहीं, क्योंकि अब उसके जो वेपन्स हैं खत्म हो चुके हैं। ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला सबको काम में ले चुके हैं। चलिए अब इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज के अंदर सिरिल रामाफोसा और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में बातचीत चल रही है। क्या यह केवल बातचीत थी? नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बेइज्जती थी, क्योंकि वहां पर बुलाकर एक एग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया। कहां पर? साउथ अफ्रीका के ऊपर। अब मैं चलता हूं साउथ अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि ये जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बिटवीन रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें साउथ अफ्रीका का जो अपोजिशन है वो हो हल्ला बहुत कर रहा है। क्या उसकी परेशानी है? उसको यह लगता है कि रशिया और चाइना मिलकर साउथ अफ्रीका का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले साउथ अफ्रीका को ही युद्ध में जो है धकेल देंगे और सबसे ज्यादा नुकसान साउथ अफ्रीका को ही होगा। इसीलिए वहां का अपोजिशन आज इस नेवल एक्सरसाइज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है कि नहीं, साउथ अफ्रीका को यह नेवल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यूएसए ने पहले ही धमकियां साउथ अफ्रीका को दी हैं। अब ये जो सीन आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये किस बात को लेकर था? ये इस बात को लेकर था कि सिरिल रामाफोसा यहां पर आए थे कि आपके जो अमेरिकन फार्मर्स वहां पर हैं, वो हमारे देशों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर, देशों के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। काले और गोरे का भेद है ना, काले और गोरे का भेद, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारे बीच में लड़ाइयां करवाते हैं, आप उनको वहां से हटाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। हमारे जो किसान वहां पर हैं, जो अमेरिकन फार्मर्स वहां पर हैं, जो कि मात्र 10% हैं आपकी पूरी जनसंख्या के, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो माइनॉरिटी के अंदर है और साउथ अफ्रीका के लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तुमको समझ में आ रहा है? इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर किसको? सिरिल रामाफोसा को कहा। बहुत एग्रेशन, बहुत गर्मजोशी से वहां पर बातचीत की गई थी और उसके रिजल्ट्स आज देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका किसके खेमे में आ गया? रशिया और चाइना के साथ में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी एप्स्टीन फाइल को बचाए रखने के लिए फर्स्ट, दूसरा अपनी इकोनॉमी जो कि डेट के अंदर है और अगले 10 साल के बाद में अमेरिका लुटा हुआ देश, बैंकरप्ट देश घोषित हो जाएगा, उसको बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। वो पहले भी तो ऐसा कर चुका है इराक के ऊपर। सद्दाम हुसैन जिस समय था तो वहां पर जो तेल के कुएं थे उनके ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने पहले भी ऐसी हिमाकत की है। कुवैत वगैरह सब पर अटैक किया था, अफगानिस्तान से सब कुछ लूटा। भारत को यह कहा कि भारत अगर रशिया के साथ में ऑयल को इंपोर्ट करता है तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। भारत ने क्या जवाब दिया? कोई भी नहीं। भारत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन बात यह है
चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि शेर बूढ़ा हो चुका है। जंगल के अंदर जब शिकार करने की बारी आती है और जब वो बूढ़ा शेर दहाड़ता है तो जितने भी आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो जानवर हैं, वो किनारे लग जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि शेर आ चुका है। शेर कुछ दिन शिकार ना करे तो इसका मतलब यह नहीं है कि शेर ने शिकार करना छोड़ दिया है या शिकार करना भूल गया है। वो जब शिकार करेगा तो उस समय बहुत सटीक शिकार करेगा वो, क्योंकि शेर को पता है कि उसके साथ में उसका परिवार चलता है। वैसे ही इंडियंस के साथ में इंडिया का पूरा परिवार, पूरी डेमोग्राफी चलती है, इसीलिए आज इंडिया इतना सोचता है। ठीक है, तो रिसेंटली जो नेवल एक्सरसाइज की गई है वो वाकई में एक एग्रेशन है यूएसए को दिखाने के लिए। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। जो सक्सेस हो चुके हैं उन्होंने काम करने के अपने टेक्निक्स को अपनाया, वही टेक्निक्स मैंने आपको 30 डेज के अंदर पढ़ाई हैं, आप जरूर इनको एडॉप्ट कीजिएगा। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपके ब्रेन के अंदर काफी डिस्ट्रैक्शन है, हमेशा पोर्नोग्राफिक कंटेंट घूमता रहता है। आप जरूर इससे दूर निकलिए, नहीं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की मर्जी है कि आज का चैलेंज, आज जो आपके सामने चैलेंज है, कल को वही चेंज लेकर आएगा। इस बात को समझिए आप। 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।